पिछले 24 घंटों में हमास ने 3 मरकबा टैंक गाजा पूर्व अल तुफा नेबरहुड, जहां पर जबरदस्त बमबारी इजराइल कर रहा है, और 18 मार्च के बाद जिस एरिया पे उसने केंद्रित किया अल तुफा में बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं पहले, और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जिसमें कुछ फिलिस्तीनी जिंदा आग के हवाले कर दिए गए थे। वहां पर एक तरह से हमास ने एक स्टैंड ले लिया है, उसकी फोर्सेस वहां पर एक उन्होंने मोर्चा बांध लिया है। कोई भी इजरायली कोशिश होती है, इजरायली फौज जरा सी भी कोशिश करती है अंदर घुसने की, तो हमास उन पे हमला कर देता है। 3 इजरायली टैंक धू धू करके जल रहे हैं, और ये घटना करीब आज सुबह की है, यानी आज तड़के सुबह की। उसके बाद फिर एक घटना हुई राफा में, जहां 2 मरकबा टैंक्स पे हमास के लड़ाकों ने हमला किया है। अभी हमास के लड़ाके आरपीजी नहीं यूज कर रहे हैं शोल्डर वाली, अभी वो रॉकेट से मार रहे हैं। और रॉकेट से मारने का मतलब है कि अभी उन्होंने अपना जो मुख, जो उनकी ताकत है, मुख जो आर्सनल है, वो उन्होंने अभी एक्सपोज ही नहीं किया है। हमास देखिए पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। आज जो हमारा कार्यक्रम है ये 8 बजे आपके बीच आ रहा है। आगे से हम प्राइम टाइम के पहले 8 से 8:30 बजे के बीच में कार्यक्रम करेंगे, और इसमें देखिए फिलिस्तीन, वेस्ट एशिया के अलावा पूरे विश्व में की जो और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं, और ईरान को लेके जो एक बड़ी हलचल दुनिया में मची हुई है उसको भी हम जबरदस्त तरीके से कवर करेंगे। अभी देखिए, जो हमने आपको बताया कि जिस तरह से जो गाजा पूर्व में जो मरकबा टैंक्स नष्ट हुए, उसके बाद देखिए जो एक बड़ी चीज हुई है वो आपको बताएं कि कल वीडियो बनाने के बाद का जो डेवलपमेंट है, जो आप कुछ दिन पहले जो इजरायली अमेरिकन कैदी है ईडान अलेक्जेंडर, जो हमास के कैद में गाजा के अंदर, उसका वीडियो आया था करीब 3-4 दिन पहले, और उसने नेतन्याहू से अपील की थी कि वो यहाँ, और इजरायली जो बॉम्ब्स हैं वो केवल गाजा के लोगों को नहीं मार रहे हैं, हम लोगों को भी मार रहे हैं, कैदियों को। तो वो अगर नहीं छुड़ाता है, जल्दी हमास से समझौता नहीं करता है, तो यहाँ पर जो कैदी हैं वो मारे जाएंगे। आपको याद दिला दें 59 अभी भी होस्टेजेस हैं, उसमें सिर्फ 24 आर सेड टू बी अलाइव, 24 करीब उसमें जिंदा माने जा रहे हैं, और करीब बाकी जो संख्या है 35 की वो बॉडीज है। अभी ये कहा जा रहा है डेड बॉडीज है जो हमास ने रखी हुई है, डेड बॉडीज का भी लौटाना, आदान प्रदान, ये सब ये होता है। अब यहां पर देखिए जो पूरी सिचुएशन है उसमें ईडान अलेक्जेंडर का ये बयान आया, ये करीब 4-5 दिन पहले हमास ने वीडियो रिलीज किया। उसके बाद इजराइल ने बम्बार्डमेंट, खैर वो तो रोज कर रहा है। फिर कल अबू उबैदा ने स्टेटमेंट दे दिया कि ईडान अलेक्जेंडर के जो हमास के लोग उसको गार्ड कर रहे हैं, जो हम उसके बॉडी गार्ड एक तरह से हैं और गाजा में उसको सेफ रखे हुए हैं, उनसे संपर्क टूट गया। और संपर्क क्यों ना टूटे, इजराइल जो बमबारी कर रहा है उसमें भाई हमास के लोग कोई फोन तो यूज करते नहीं है, किसी भी इस तरह की चीज करते नहीं। अब उनसे जो संपर्क है वो तो टूटेगा ना। तो संपर्क जब टूटा, अबू उबैदा ने जैसे ही ये बयान दिया, हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई अमेरिका की तरफ से, जिस एडम बोलर को पहले ये कहने के लिए ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दिया था, और एडम बोलर ने कहा था कि हमास के लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैं उनसे मिला हूं, उनके सर में सींग नहीं है, वो नॉर्मल लोग हैं। तो इस इतने कहने पे उसको निकाल दिया, तो वो वापस आ गया। और एडम बोलर ने कई बयान दिए। उसने कहा कि हमास को उसने अपील की, उसने कहा कि आप बताइए सही कंडीशन क्या है ईडान अलेक्जेंडर की। अब देखिए कितना सेंसिटिव, और हमास का पॉलिटिकल दिमाग अब देखिए, हमास का पॉलिटिकल दिमाग देखिए कि कहां उसने स्ट्राइक किया, जहां सबसे ज्यादा हर्ट करता है। ट्रंप ने सीधे इजराइल को कहा, और इसको लेके हलचल मची हुई है। दूसरा जो एक कैदी जिसको मैंने आपको कल बताया था, बैरोन बैतलेविस्की, जो रशियन ओरिजिन का, ये ईस्टर्न यूरोपियन ओरिजिन का है, उसका भी जो वीडियो है आज मैंने साझा किया है, आपके पोस्ट पे भी डाला था। फिर प्यूटिन का एक बयान जबरदस्त आया है, और प्यूटिन ने उसमें जो कुछ इजरायली रशियन जो सिटीजन हैं जिनको हमास ने पहले छोड़ा, आज प्यूटिन ने हमास को धन्यवाद दिया। और इसकी टाइमिंग आप देखिए, ये उस समय हो रहा है जब अमेरिकन इजरायली कैदी फंसा हुआ है, ट्रंप और नेतन्याहू में उसकी वजह से एक झगड़ा हो सकता है, और वहीं पर प्यूटिन एक बयान दे रहा है, और प्यूटिन अपने बयान में कह रहा है कि हमास को हम धन्यवाद देते हैं। उसका भी वीडियो मैंने अभी अपने
एक्स में डाला है, अभी टेलीग्राम में नहीं डाला, लेकिन मैं डालूंगा शाम को। अभी आप देखिए, अब इस पूरी सिचुएशन में आप देखिए कि जो राजनीतिक तौर पे नेतन्याहू कैसे और गिरता जा रहा है, और उसके और भी बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं। फिर देखिए, वेस्ट बैंक में जो अल अमारी जो शरणार्थी शिविर है, उसके द्वार पे ये है अल बिरे में इलाके में अल अमारी शरणार्थी शिविर, उसके द्वार पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस युवकों और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वही गद्दार महमूद अब्बास, उसके बीच संघर्ष हुआ। उसके बाद देखिए, जो बैरन बार्सेल्स्की जो कैदी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका जो बयान आया है, उसमें उसने ये भी कहा है कि अगला बम मेरे सर पर गिरेगा और मेरा खून तुम्हारे हाथ होगा नेतन्याहू। मैंने पिछले चुनावों में अपना वोट बेन गिविर को दिया था। बेन गिविर जो इनकी साझा सरकार में है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, मतलब नफरती और फार राइट टाइप का आदमी, आप जानते हैं उसके बारे में, मैंने कई बार बताया। अब ये कह रहा है कैदी कि मैंने बेन गिविर को वोट दिया था और बेन गिविर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और उसके बाद उसने कहा कि हम जो इजरायली बंदी हैं भोजन और पानी को तरस रहे हैं। अब भोजन और पानी को तो पूरा गाजा तरस रहा है, तो तुम क्यों नहीं तरसोगे? और ये बात हमास इनके मुंह से इसीलिए कहलवाना चाहता है कि दुनिया को पता चले कि भाई गाजा में क्या हो रहा है, वही चीज तो कैदियों के साथ होगी, अलग से तो वो नहीं हो सकती है। और एक चीज आपको बताएं, रिपोर्ट एक और आई है जो मैं भी बाद में आपके सामने उसको बकायदा पढ़ूंगा, जिसमें गाजा में जो इजरायली सोल्जर्स जो डिप्लॉयड है, उनके पास रेशन नहीं पहुंच रहे हैं। अब आप बताइए ये कैसे संभव है? जब तक सेना में कोई जबरदस्त अंदरूनी लड़ाई ना हो, उनके पास रेशन नहीं पहुंच रहे। उसकी पूरी रिपोर्ट आई है, वो आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट दी कि दरअसल इजराइल ईरान पे हमला करने वाला था मई में। अभी जो मई आ रही है, अब उसके लिए पहले से तैयारी जरूरी थी। आज एक लीक हुआ है। अब ये एक झगड़ा हो रहा है कि नेतन्याहू के ऑफिस से लीक हुआ है, इजराइल में झगड़ा हो रहा है। नेतन्याहू के ऑफिस से लीक हुआ है कि ये नेतन्याहू के विरोधियों ने लीक किया, लेकिन ये लीक हुआ और इसमें यह बात आई है कि इजराइल ने तैयारी कर ली थी मई में ईरान पे स्ट्राइक करने की, और उसमें कमांडो रेड इन्वॉल्व थी। आप सोचिए, उसमें कमांडो रेड इन्वॉल्व थी, और उसमें यह था कि कमांडोज जाएंगे इजराइल के, पहले एयर स्ट्राइक होगी, फिर कमांडोज जाएंगे और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको वो खत्म कर देंगे, उसको उनको डिसेबल कर देंगे, जैसे वो कोई बच्चों का खेल है। बहरहाल ये इनकी प्लानिंग थी। ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा नहीं, पहले हम बातचीत करेंगे। जो बातचीत चल रही है, जिसके बारे में मैंने बताया, कभी मस्कट ओमान में अभी एक राउंड हुआ है, उसके बाद दूसरे राउंड में मामला फंसा हुआ है। ट्रंप कह रहा है कि नहीं उसको रोम में करो, ईरान कह रहा है नहीं ओमान में ही होगी, उसमें मामला फंसा हुआ है। और उस बीच और डेवलपमेंट हुआ, वो भी आपको बताएंगे कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रशिया आज पहुंच गए, और रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री से उन्होंने वोट किया। और इमाम खमैनी का, जो अभी सुप्रीम लीडर है, खमैनी साहब, उनका गुप्त संदेश पुतिन को फॉरेन मिनिस्टर ईरान के मतलब वो भी देंगे इसी ट्रिप में, जो अभी वो मॉस्को में है। और ये बात भाई गुप्त मैसेज है, लेकिन ये बात सार्वजनिक हुई, यानी इसको ईरान ने जानबूझ के लीक किया, और एक तरह से अमेरिका को वार्निंग है। और अमेरिका को वार्निंग रशिया ने भी आज दी। अमेरिका की हिम्मत नहीं है इस समय। देखिए जो पूरी सिचुएशन है, इजराइल कुछ भी कर सकता है, और इजराइल को वहां पर अगर जाएगा तो फिर ईरान भी तैयार है, ईरान उसको घेर के मारेगा। इस तरह की भी बात ईरान की सेना की तरफ से आई है। उधर अमेरिका का जो डिगो गार्सिया में, जो इंडियन ओशन में जो आइलैंड है, और जिसमें जो एक क्वाड जो संगठन बना है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस वो हैं, तो वहां पर डिगो गार्सिया में भी एक बड़ा अमेरिकन बेस है और सीक्रेट अमेरिकन बेस है। इनफैक्ट इट्स अ जॉइंट यूके यूएस बेस। तो वहां से भी मारने की बात है कि ईरान को, और इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था, नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिगो गार्सिया से अमेरिका मारेगा, उधर से हम मारेंगे, फिर हमारे कमांडोज घुसेंगे। ट्रंप ने उस पूरे प्लान को अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और जो अभी नेतन्याहू वॉशिंगटन गया था, वो उसमें ये भी वजह थी, वो एक्सप्लोर करना चाहता था कि ट्रंप तैयार हो, लेकिन ट्रंप ने मना कर दिया। उसके बाद देखिए, जो वही जैसे मैंने कहा कि जो इजराइल के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए हुए हैं, और उसका एक जो ज़बरदस्त एक प्रभाव पड़ रहा है।
और प्यूटन ने हमास का जो नाम लिया वो मैंने आपको बताया। फिर देखिए मोरक्को में, अच्छा मोरक्को और जॉर्डन ये दो ऐसे देश बन रहे हैं। जॉर्डन में तो देखिए पूरा जो उसका राजा है उसने एक ऐसी बात झूठ बोला उसकी पुलिस ने कि फिलिस्तीनी जो है वहां पर जॉर्डन में और जॉर्डेनियंस भी उसमें दोनों लोग मिलके तख्ता पलट करना चाह रहे थे, जबकि वो जो रॉकेट बना रहे थे वो वेस्ट बैंक पे फायर करने के लिए थे। अब इसमें दो चीजें हैं, जॉर्डन एक्सपोज हुआ है, जॉर्डन की जनता नाराज हुई जॉर्डन के राजा से। दूसरी तरफ एक ये भी संभावना बढ़ गई है और इजराइल और इससे घबरा गया है कि वेस्ट जॉर्डन से और भी तो इसमें ऐसे प्लॉट्स होंगे ना। अगर एक प्लॉट पकड़ा तो कई और प्लॉट्स होंगे, कई और इस तरह के ग्रुप्स होंगे जो पूरी तरह अंदर अंदर चुपचाप गुप्त रूप से तैयारी कर रहे हैं जॉर्डन से वेस्ट बैंक में जो इजरायली फोर्सेस है वहां मारने की। तो वो भी देखिए बात है। मोरक्को में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता हथियार मांग रही है, यहां भी, ट्यूनीशिया में भी, अल्जीरिया में भी। और मोरक्को में आज बहुत दिनों बाद अथॉरिटीज ने कुछ क्रैकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरीके से वो क्रैकडाउन फेल कर गया। क्योंकि मोरक्को की जो पूरी स्थिति है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें देखिए जो ऑपोजिशन है उसका भी काफी प्रभावी रोल है और वो इस समय इस पूरे आंदोलन पे उसकी ग्रिप भी है। तो इस एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन चल रहा है, इसलिए मोरक्को की सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। उसके बाद देखिए गाजा में जो एक फैमिन लाइक सिचुएशन है उसके बारे में लगातार रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये पूरी बात आ रही है कि भाई जो डबल रोटी है, या आप कह लीजिए रोटी और मीट, जो दो स्टेपल डाइट्स हैं पैलेस्टीनियंस के, वो मिसिंग है। बाकी जगह ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा है, उसको हालांकि हमास क्रैकडाउन कर रहा है और हमास फ्री रेशंस भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद देखिए जेरिको में जो वेस्ट बैंक में है वहाँ पर आज पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स डे भी है, ये मनाया जाता है हर साल इसी दिन, जो 17 अप्रैल 2025 आज है। हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स डे भी कई जगह मनाया गया वेस्ट बैंक में, और उसमें इस चीज़ को रीइटरेट किया गया कि किसी भी हाल में जो 14,000 प्रिजनर्स, पैलेस्टीनियन 14,000 प्रिजनर्स जो कि इजरायली जेलों में हैं, और बहुत बुरी वहाँ स्थिति है। मतलब आप सोचिए 300 से ऊपर फिलिस्तीनी कैदी मारे जा चुके हैं अंदर कस्टडी में, और उसमें सबके साथ, और जब भी कोई छूटता है तो पता लग जाता है कि उसके साथ क्या व्यवहार हुआ। हर तरह की वहाँ पर ज्यादती हो रही है। उसमें देखिए कई महिलाएं भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो आज इसका संकल्प भी लिया गया कि हम 14,000 जो फिलिस्तीनी जो कैदी हैं इजरायली जेलों में, उनको छुड़ाना भी हमारा बहुत बड़ा मकसद है इस पूरे जो अभी इजराइल के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसका। फिर देखिए, फिर एक ओसारेन गांव है जो नाब्लस के साउथ में, यहाँ पर एक बड़ा कन्फ्रंटेशन आज हुआ फिलिस्तीनी युवाओं में और आईडीएफ में, जिसमें आईडीएफ के सैनिकों के बहुत दिनों बाद हथियार छीने गए। बहुत दिनों बाद ये हुआ है कि दौड़ के फिलिस्तीनी युवा निहत्थे उन्होंने इजरायलियों के हथियार छीन लिए। अब आप बताइए कितने और ऐसे हथियार छीने हैं, कम से कम 3 सिपाहियों के छीने हैं, और वो इजराइल बिल्कुल बकबका गया है कि ये हुआ क्या, और वो पूरा रेट पे रेट मारे जा रहा है हथियार का, क्योंकि हथियार उनके लिए एक हथियार खोना एक आदमी से के बराबर खोना है। इसी तरह की उनके यहाँ थिंकिंग है, वो पगलाए हुए हैं और यहाँ पर अपना काम चल रहा है। उसके बाद अलक्सा में फिर वही बात कि बेन गिवर आज फिर घुस गया और वहाँ जाके, अच्छा अलक्सा में क्या है कि ये लोग जो जूस हैं ये लोग घुसते हैं, मतलब जो इनके साथ के जो जायनिस्ट हैं ये लोग घुसते हैं और वहाँ पर सजदा करते हैं। तो ये सोचते हैं सजदा करने से वो अपवित्र हो गई। तो अब ये आप सोचिए कि भाई टेक्निकली तो ठीक बात है, आप कुछ भी करिए मस्जिद के प्रांगण में जो कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस के खिलाफ है तो वो अपवित्र हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं, इस तरह से चीज़ें नहीं देखी जाती। इतनी सबसे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क इन इस्लाम अल-अक्सा, वो तुम्हारे प्रोस्ट्रेट करने से, और उसके अंदर तो तुम जा नहीं पाते हो, उसके बाहरी हिस्सों में रह के घूम के थोड़ा अपने जूविश कुछ प्रेयर्स पढ़ के रिचुअल्स करके कुछ लोग नाचने लगते हैं जो उम्र दराज है, पता नहीं इनका अजीब सा कुछ रिलीजियस डांस है, वो करने लगते हैं और सजदा करने लगते हैं। उसको बेन गिवर
बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है। अब देखिए एक बड़ी खबर मारिब में आई, मारिब जो कि हिब्रू जो वेबसाइट है, उसमें यह आया कि कई इजराइल के बड़े लीडर्स, प्रेसिडेंट जो इजराइल के अभी है हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, जो प्रेसिडेंट हर्जोग है, उनके घर एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसके बारे में डिटेल्स बाहर हो गए। अब इस सीक्रेट मीटिंग क्यों हुई? क्या नेतन्याहू का तख्ता पलट होने वाला है? अब देखिए यही सब बातें। अब इसमें कौन कौन था देखिए, योराम कोहेन एंड एमी आयोलिन, ये कौन है? ये हैं शिन बेत के फॉर्मर चीफ्स। अभी रोनेन बार से झगड़ा चल रहा है नेतन्याहू का, और योरम जो अभी का चीफ है, और योरम कोहेन और अमी आयोलिन, ये दो एक्स शिन बेत चीफ। फिर डैन हालुट्स। अब डैन हालुट्स क्या है? ये फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ है, आईडीएफ का चीफ रह चुका है। मोशे कराडी, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुनते जाइए। यूरी सागी, फॉर्मर हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, और इफ्राइम हालेवी, फॉर्मर हेड ऑफ मोसाद। ये सब लोग और ये सब नेतन्याहू विरोधी, ये सब लोग प्रेसिडेंट हर्जोग के घर में मिले और यहां पर इन्होंने अपील की हर्जोग से, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं इजराइल में। वैसे इंडिया जैसी ही स्थिति है कि मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे चलता है, लेकिन फिर भी कुछ पावर्स हैं, और जिसको उन्होंने कहा कि उसको एक्सरसाइज करो। या कोई और बात है, और भी कुछ बात हो सकती है, कोई एक बड़ी तख्ता पलट की भी बात हो सकती है। फिर देखिए उसके बाद जो इजराइल में कुछ एक्टिविस्ट है, उन्होंने फिर आज प्रदर्शन किया और उन्होंने वही डिमांड की कि नेतन्याहू को हटाया जाए और नेतन्याहू को हटा के दूसरी सरकार इजराइल में बने, और फिर उसके बाद हमास के साथ प्रिजनर डील हो। इधर साउथ मतलब हिब्रॉन में, वेस्ट बैंक में फिर एक बड़ा संघर्ष हुआ, जो वेस्ट ऑफ दूरा में। यहाँ पर कई घंटे संघर्ष चला। लोकल होममेड बॉम्ब फिलिस्तीनी युवाओं ने चलाए आईडीएफ के ऊपर। उसके बाद देखिए कतार के अमीर का खुद आज बयान आया। ये बहुत, कतार के अमीर कम बोलते हैं, इनका एक बयान आया, तमीम बिन हमाद इनका नाम है, तमीम बिन हमाद, कतार के अमीर। इन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन राज्य पे कोई समझौता नहीं, पैलेस्टीनियन राज्य बनेगा और उसका कैपिटल ईस्ट यरूशलेम बनेगा, इस पर कोई समझौता नहीं, और बाकी सारी चीज़ें इजराइल अगर नहीं मानता है तो फिर दूसरे तरीके हैं। देखिए इस तरह की थ्रेटनिंग भाषा अरब देश यूज़ करने लगे हैं, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि इनको डर अपनी जनता से भी है, इसलिए भी ये बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए मोरक्को में और प्रदर्शन हुए, उसकी खबरें आई। जबलिया में एक यूएनओ स्कूल पे इजराइल ने बमबारी की। और फिर देखिए जो रशिया की जो प्रेसिडेंट पुतिन का हमास के फेवर में बयान आया, वो जो अलेक्जेंडर त्रुफोनोव नाम का जो कैदी हमास ने अभी पिछले कुछ दिनों में छोड़ा था, जब एक्सचेंज डील हो रही थी उस समय, तो उसके लिए हमास को उन्होंने आज धन्यवाद दिया, और आज ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। फिर इजराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, जो कि नेतन्याहू के बरखिलाफ हैं, और नेतन्याहू अगर हटता है तो ये बैठाए जा सकते हैं, उन्होंने फिर कहा है कि नेतन्याहू ही था जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स को वो वाली रिपोर्ट लीक की कि इजराइल अटैक करने जा रहा था ईरान पे और ट्रंप ने उसको रोक दिया। ये इसने कहा नेतन्याहू ने खुद लीक की ट्रंप को एम्बैरेस करने के लिए। फिर देखिए, फिर इजरायली आर्मी रेडियो ने फिर न्यूज़ दी कि 70 रिजर्व पर्सनल फ्रॉम द आर्मीज मेडिकल डिवीजन हैव जॉइंड। मतलब जो पूरा विद्रोह चल रहा है, जो मैंने आपको बताया, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, अब देखिए इजरायली मेडिकल कोर है उसमें। देखिए पहले भी मैंने बताया था आपको कि कई लोगों ने उस पर लिखा, आज फिर 30 लोगों ने इजरायली जो मेडिकल कोर है, यानी इजरायली आर्मी का जो मेडिकल स्टाफ है, उसमें लोगों ने विरोध किया वॉर का, और अब इनकी संख्या 370 हो गई है जिन लोगों ने विरोध किया। इन्होंने कहा हम गाजा में नहीं जाएंगे अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन किया। अब ये देखिए खबर बड़ी, जिसमें इजराइल की सेना में जो हो रहा है। अब देखिए ये बात एक इजराइल के आर्मी रेडियो कॉरेस्पॉन्डेंट की खबर है, ऑफिशियल, हटाया नहीं गया वो। उसने कहा है कि गोलानी ब्रिगेड, जो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में स्टेशन है गाजा के अंदर, राफा के पास एकदम एक्सट्रीम में,
तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर में जो ट्रूप्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनकी फैमिली से जो उनकी बात हो रही है, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भूखे रह रहे हैं। अच्छा, ये भाई ये वो तो है नहीं कि गाजा के अंदर ये चले गए हैं, लड़ाई हो रही है, भूखे रह रहे हैं। वो तो वहां पर तैनात हैं, तैनाती में भूख। उसके बाद गुलानी सोल्जर्स ने अपने परिवारों से कहा कि हम लोग ने 3 दिनों से केवल थोड़ी सी ब्रेड, उसको मज्जा कहते हैं, अनलेवेंड ब्रेड होती है मज्जा, जो कुछ खास होता है कोशर, जो उनका जो हलाल होता है जूस का, तो मज्जा ब्रेड और चॉकलेट, ये हम 3 दिन से खा रहे, कुछ और नहीं मिला। पूरे जो ईद की, मतलब ईद की जो छुट्टियां थी, जिसमें इजराइल के भी लोगों को छुट्टी वगैरह दी जाती है, उन्होंने कहा हम लोग को एक भी मीट की मील नहीं मिली है, हमको मीट मिला ही नहीं है। ये कैसे संभव है? सोल्जर्स को आप, और वो स्टेशन है वहाँ, आप हफ्तों वहाँ पर वो दे रहे हैं, मतलब मीट दे ही नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो एक बैटल मील मिलती है, मतलब जब आप युद्ध कर रहे हैं तब वो मील मिलती है, जिसमें ड्राइड सॉसेजेस होते हैं, सूखे हुए सॉसेजेस, वही हम लोग को मिल रहा है, और हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिए, पासओवर के भी वो कह रहे हैं, पासओवर का जूइश फेस्टिवल चल रहा है, इसमें भी हमें एक भी मतलब एक IDF का जो ट्रेडिशन है कि पासओवर में अच्छा खाना मिले सबको, उनके ट्रूप्स को, वो भी नहीं मिल रहा है। फिर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू ने अपील की थी इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में कि जो शिन बेत के चीफ को उन्होंने डिसमिस किया है नेतन्याहू ने, उस पे जो मतलब स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट स्टे को हटाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब आप बताइए कि गाजा में तो समझ में आ रहा है कि भाई गाजा में की जो जनता है, उसको चारों तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉक्ड है, वो उसको भूखा मारना इजराइल की सैनिक नीति है नेतन्याहू की। इजरायली सोल्जर्स को भूखा रखना ये क्या नीति? इसका मतलब है कि आपके पास सप्लाईज है नहीं, आप पहुंचा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, या आपके पास कमी हो गई, और ये हर जगह से ये शिकायत आ रही है। तभी मैं कह रहा हूं, इजराइल की सेना कभी भी विद्रोह कर सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पे आर्मी में रिवोल्ट होता है, मेस के सवाल पे, इसके सवाल पे कि खाना कैसा मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पे ये शुरू होता है, फिर वो बड़ी म्यूटिनी हो जाती है। अब आप देखिए, अब एक जो गादी आइसेनकॉट नाम का मंत्री, जो कि पहले नेतन्याहू मंत्रिमंडल में था, 7 अक्टूबर के बाद भी था वो, फिर उसको हटाया नेतन्याहू ने, उसने भी बयान दिया कि युद्ध बहुत गलत दिशा में जा रहा है और नेतन्याहू क्वालिफाइड ही नहीं है, इसको हट जाना चाहिए। इसकी जो पूरी नेगोशिएटिंग टीम है, जो नेगोशिएट कर रही है हमास से और अमेरिकन उससे, ये और इसको जो डर्मर नाम का आदमी जो नेतन्याहू का खास लीड कर रहा है, ये पूरी टीम ही वो अनक्वालिफाइड है। फिर देखिए, फिर रशिया ने ट्रंप को एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज दिया, वही बात कि डोंट ट्राई टू डिवाइड रशिया एंड ईरान। ये रशिया का मैसेज ट्रंप को है कि अभी हमने 20 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रेटिफाई की है ईरान के साथ, इसमें हमारी जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है, और रशिया और ईरान ने गैस ट्रांसफर डील साइन की है, जिसमें ईरान को रशियन गैस जा रही है, और 110 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर ईरान को रशिया देगा। उसके साथ स्वेज कैनाल में ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट ढूंढे जा रहे हैं। जो गैस अलायंस है, वो पूरा ग्लोबल जो एक मार्केट है गैस का, उसको पूरा सर के बल खड़ा कर देगा, और जो वैकल्पिक जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कमोडिटीज ट्रेड के लिए, नॉर्मल ट्रेड के लिए, वो आगे बढ़ेंगे। फिर आप देखिए, फिर ट्रंप का जो चाइना से झगड़ा चल रहा है, अब ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, कैसे वो अमेरिकन जॉब्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जबकि ट्रंप का ये कहना है कि हम अमेरिका के लिए ये सब कर रहे हैं, अमेरिकन जॉब्स के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें केवल एक सिंपल एग्जांपल, ऑयल सीड्स एंड ग्रेन्स, ये अमेरिका का इंपोर्ट है चाइना को 18.5 बिलियन डॉलर्स का। अब ये बहुत महंगे हो जाएंगे, टैरिफ चाइना ने भी लगा दिया है, और 200% लगा दिया है।
इसने ट्रंप ने भी 200% लगा दिया। तो अब ये जो अमेरिका से गुड्स जाएंगे ऑल सीड्स एंड ग्रेन्स, ये 200% महंगे हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये इनका इसमें क्रैश होगा और इससे 1,80,000 जॉब, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है, 1,80,000 जॉब अमेरिका खोएगा। ऐसे ही ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स में 21,000 जॉब्स जाएंगी। एजुकेशन एक्सपोर्ट्स जो महंगे होंगे उसमें 1,17,000 जॉब जाएंगी। एरोस्पेस पार्ट्स में, सेमीकंडक्टर्स में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, कार एक्सपोर्ट्स में, सब में मिला के 1.5 से 2 लाख यानी कुल मिला के 5 लाख अमेरिकन जॉब्स ट्रंप की जो टैरिफ्स हैं उसकी वजह से इफेक्टेड होंगे। फिर देखिए एक और खबर आई है कि कैसे वेस्ट अभी भी अफ्रीका को लूट रहा है और अफ्रीका में जो मिनरल्स हैं, कोबाल्ट, लिथियम, यूरेनियम, अब जैसे माली है, माली फ्रेंच कॉलोनी था, वहाँ अभी भी फ्रांस बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से माली के लोगों से काम करवाता है और वहाँ से यूरेनियम निकलवाता है। और इसी तरह से क्योंकि फ्रांस न्यूक्लियर पावर, उसको चाहिए यूरेनियम। फिर लिथियम, कोबाल्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं, स्पेशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो DRC है, जिसको डिवाइड कर दिया वेस्ट ने, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो वेस्टर्न फर्म्स टेस्ला और एप्पल और टेस्ला जैसे जो जिनको कोबाल्ट चाहिए, कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए और एक IT जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, और 70% की ग्लोबल सप्लाई यहाँ से आती है कॉन्गो से। और यहाँ पर सब ह्यूमन कंडीशन में $1 या $2 पर डे, $1 या $2 पर डे के हिसाब से, मतलब हार्डली 80 रुपये 100 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर उनके बच्चों तक को काम करवाया। 40,000 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो ये है, मतलब जो यूरोप है, ये बड़ी बड़ी बातें करता है ह्यूमन राइट्स की और सारी चीज़ों की। ये देखिए एक पूरा एक समग्र पिक्चर हम आपके सामने लाए हैं और इस पिक्चर के साथ देखिए कल से हम वीडियोस की संख्या पे बढ़ाने जा रहे हैं और कुछ वीडियोस में एडिटिंग भी रहेगी। एक चीज़ आपको और बता दें, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमास का एक नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है और ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये एक ऐसी जगह बना है गाजा के अंदर, जिसके बारे में इजराइल कह रही है कि ये ऐसा टनल है। बाकी तो चलिए, इजराइल अभी तक हमास के टनल्स तक नहीं पहुंच पाई, ये तो सच्चाई है, लेकिन उसमें इजराइल का ये कहना है कि हमने वो जो टनल्स का मेज है वो हमने पता कर लिया, ताकि अमेरिका से के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, अमेरिका के जो ज़मीन के नीचे बहुत नीचे तक मार कर देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सब कहने की बातें नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं यूज़ किया। लेकिन कुछ नए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हमास के बने हैं और इजराइल की ये रिपोर्ट है कि ये जो कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं, ये ऐसी जगह हैं जो अभी हमने मैप भी नहीं की। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप जो की हैं वो ही अभी ये लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कितनी गहराई में है, वो कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, कौन सा बम उन तक पहुंच सकता है, ये अभी वो ढूंढ रहे हैं। वो 1 से 1.5 साल हो गया, 7 अक्टूबर के बाद से ढूंढ रहे हैं। फिर नया कमांड और कंट्रोल सेंटर और वहीं पर हमास ने स्टैब्लिश किया और इसको लेके बहुत ही खतरनाक बातें इजराइल की तरफ से आ रही हैं। और उसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि ऐसा लगता है हमास टनल से इस बार एक हमला प्लान कर रहा है। हमास टनल से एक हमला प्लान कर रहा है, ये बात इजराइल ने पहली बार कही है। अच्छा, 7 अक्टूबर की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या बात यही आई थी ना, इजराइल ने पहले सोचा था टनल से हमास इन्वेड करेगा, इसीलिए उसने इतना बड़ा बाड़ा लगाया था अंडरग्राउंड, लेकिन फिर हमास ने ऊपर से कर दिया। अब फिर ये कह रहे हैं कि हमास टनल से करेगा। अच्छा, हो सकता है कर दे और हो सकता है ना करे, फिर ऊपर से कर दे। यानी तुम्हें हमास का खौफ तुम्हारे दिल में बैठ गया है। हमास का खौफ इजराइल को तोड़ रहा है। हमास का खौफ पूरी दुनिया में नए इक्वेशंस बना रहा है और यही सबसे बड़ी गाजा की जीत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।